As you all know, CTET July 2023 notification is out. In this video, we are going to discuss in detail strategy of social science paper 2. So, CTET will take two paper, that is paper 1 and paper 2. Paper 1 is for primary classes and paper 2 is conducted in two sessions, in two subjects. The first subject is of science and mathematics, and the second is of SST, that is social studies background. My study area is social studies, so I am going to help you out there. In social studies paper, you will see that there will be 150 questions and time allotted will be 2.5 hours. So आपको 1 minute for every question will be granted. So there is enough time. एग्ज़ाम में पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतना ज़्यादा टाइम होता है, आप इजीली एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड कर सकते हो. And there is no negative marking. No negative marking means that you should attempt each and every question. बिकॉज अगर आप किसी क्वेश्चन में गेस वर्क करके आते हो तो वो क्वेश्चन में भी आपके गेस वर्क से करेक्ट हो जाए. क्वेश्चन छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. सो टाइम अलॉटेड इज़ मोर देन एनफ. यू शुड नॉट पैनिक अबाउट दैट. नाउ लेट अस सी सिलेबस एंड टॉपिक. देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन योर पेपर. द फर्स्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. इट इज़ ऑफ 30 मार्क्स एंड ये आपकी कुछ ना कुछ मिलती है पेपर 1 से. इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये मीडियम लेवल की है, ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रही है ना ही ज़्यादा इजी आती है. लैंग्वेज आपको अपनी चूज़ करनी है सीटेट की वेबसाइट से देख के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. व्हाट आई चोज वाज हिंदी एंड इंग्लिश. बोथ दीज हिंदी एंड इंग्लिश विल कंप्राइज ऑफ 15 + 15 मार्क्स. तो आपकी 30 मार्क्स की एक लैंग्वेज हो गई. इस 15 मार्क्स में आपसे पेडागोजी पूछी जाती है जो अगेन मीडियम होती है, नॉट सो डिफ़िकल्ट नॉट सो ईजी. इंग्लिश में भी या फिर से जो भी आप लैंग्वेज 2 चूज़ करोगे उसमें भी 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाएगी, नॉट सो डिफ़िकल्ट एंड नॉट सो ईजी. बट यहाँ पे जो बाकी के 15 मार्क्स हैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. इस 15 मार्क्स में से अराउंड 7-8 मार्क्स का एक पैसेज आता है और 7-8 मार्क्स की एक पोएम आती है. वट आई हैव सीन इज़ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स कि एक पैसेज जो है, एक इंग्लिश का पैसेज और एक हिंदी का पैसेज काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल पे होता है. एज इन माई केस आई वॉज़ वेरी गुड इन इंग्लिश. आई वॉज एबल टू सॉल्व एंड रीड ईच एंड एवरी पैसेज, बट आई स्टिल फाउंड दैट इंग्लिश का पैसेज मेरे लिए समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट था. सेम वॉज इन हिंदी. एक पैसेज आपको डिफ़िकल्ट लेवल का मिलेगा ही दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों लैंग्वेजेस में जो आप चूज़ कर रहे हैं. और इसके लिए आप पहले से पढ़कर जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट पैसेज तो आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट ही मिलेगा. तो इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना भी कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी. बट यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट गेट अ ग्लैंस ओवर द पैसेज एंड गेट द जिस्ट कि इस पैसेज में कहा क्या हुआ है. फिर आप 7-8 क्वेश्चंस उसी पैसेज से रिलेटेड होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम टेकिंग. सो यहाँ पे आपका अच्छा खासा टाइम भी जाता है और एक ही पैसेज से 7-8 क्वेश्चंस होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं. तो अराउंड 15 मार्क्स का जो आपका पेपर है दोनों लैंग्वेजेस से मिलाकर वो डिफ़िकल्ट कैटेगरी में फॉल करता है. Now let us see about social studies and social science. In social studies and social science there are 4 areas और हर एरिया को 15-15 मार्क्स में अलॉट किया हुआ है. लाइक द फर्स्ट एरिया इज़ जोग्राफ़ी. जोग्राफ़ी से अराउंड आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे. हिस्ट्री से आपके अराउंड 15 क्वेश्चंस आएंगे. देन आपके सिविक्स से, जिसको हम पहले सिविक्स कहते थे अब हम कहते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, तो सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे. फिर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है, दैट इज़ सोशल साइंस की जो पेडागोजी है उसमें से 15 मार्क्स का पेपर आएगा. सो आपका ये वाला टोटल जो पोर्शन है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ का, ये 60 मार्क्स का है. लेट अस डू टोटल 30, 60, 90, 150 मार्क्स का आपका कंप्लीट पेपर हो गया. जिसमें से आई वुड टेल यू कि आप पेडागोजी अच्छे से करो क्योंकि यहाँ पे आपकी 30 मार्क्स की है, यहाँ पे आपकी 15-15 मार्क्स की है, डैट इज़ 60 मार्क्स की टोटल आपकी पेडागोजी है. जो सब्जेक्ट की पेडागोजी है वो इन वाली पेडागोजी से काफ़ी अलग है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ पेडागोजी कर ली तो वो आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी में हेल्प करेगी. क्वेश्चंस बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है सब्जेक्ट पेडागोजी के और CDP के. Now let me show you my own mark sheet. My exam was on 19th of January this year only, that is 2023.
and I scored 128 marks out of 150 in your SST paper too. My score in CDP was 26 out of 30, which I will consider as okay because I studied it this much only. My portion social science gave me an edge where I was able to score 55 out of 60. So I will help you in this portion because this portion is easy to deal and students usually panic about it. Language 1, which was Hindi, and language 2, which was English, gave me disappointment. As I told कि passages difficult थे, so I was not able to crack one passage in each portion in each language. So 6 marks एग्ज़ाम में I was already decided कि pedagogy में I am getting okay marks, but passages I was not able to solve. So दोनों languages में passages में से मेरे marks deduct हुए हैं, which was I will say silly from my side, but you should not commit this mistake. आप जब एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हो तो आप 1-2 बार पैसेजेस को गो थ्रू करो, प्रैक्टिस करो. ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए. So now I will talk in detail about social science. My strategy for the exam was, for the whole exam, it is not specifically for the social science, but for the whole exam my strategy was that I went through PYQs in detail. एक एक PYQ को मैंने स्टडी किया था, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है, क्या जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो मुझे मेरे एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं. इस तरीके से डिटेल में PYQs को पहले मैंने स्टडी किया था. इसके लिए मैंने एक बुक परचेज़ करी थी अरिहंत की, बट बुक में बहुत सारे सॉल्यूशंस गलत हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई और बुक प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो. अदरवाइज़ अगर आप अरिहंत की बुक लेते हो तो आपको नेट से सारे आंसर्स वेरीफाई करने होंगे. सेकेंड थिंग इज़ कि बुक में आपको नोट्स भी दिए हुए होते हैं. अरिहंत की बुक में नोट्स थे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं क्योंकि उन्होंने इतना डिटेल में दिया हुआ है जो एग्ज़ाम में कभी पूछा ही नहीं है, एंड दैट इज़ आउट ऑफ द सिलेबस. तो अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक परचेज़ कर रहे हो उसके नोट्स आपने नहीं पढ़ने हैं, तो फिर आपने क्या पढ़ना है. PYQs को एक बार देखने के बाद कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपने बुक्स उठानी है NCERT. ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल टेल यू कि वो NCERT से बाहर का नहीं है. और NCERT भी ये नहीं है कि आपको 6 से लेकर 12th तक की पढ़नी है. सिर्फ 6 से लेके 8th तक की स्पेसिफिक बुक्स हैं, वो आपने रीड करनी है. उसमें भी आई विल टेल यू डैट कुछ ऐसी बुक्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है. तो आपने फिर बुक्स पढ़नी है. बुक्स को एक प्लेन रीडिंग देने के बाद सिंपली जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे बुक की, तो आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं, और कंसेप्ट्स क्यों समझने हैं ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सेकेंड रीडिंग जब आप करोगे बुक की तो आपने फैक्ट्स पे ध्यान देना है. अब अगर आपको कंसेप्ट्स एक ही बारी में समझ में आ गए हैं, लाइक ज्योग्राफी में तो कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको कंसेप्ट्स एक ही बारी में समझ में आ गए हैं तो उसके बाद आप नोट्स बनाओ. दिस वॉज समथिंग डेट आई डिड. मैंने पहले बुक्स को लिया, बुक्स को रीड किया, कुछ मार्क नहीं किया, सिर्फ एक रीडिंग ली, जो चीज़ें समझने वाली थी उन चीज़ों को समझा. सेकेंड रीडिंग में मैंने फैक्ट्स को एक नोट्स में कन्वर्ट किया. ये नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बुक्स उठाकर रीड करो या फिर से बुक्स की तरफ देखो भी, क्योंकि NCERT बुक्स भी अगर आप देखोगे तो वो आपकी अराउंड 10 बुक्स हैं जो आपको रीड करनी होंगी. तो उसके लिए आपको एक नोट्स बनाने होंगे. लेट मी टेल यू, जो मेरे अपने नोट्स थे वो अराउंड 20 पेजेस के थे, सारी NCERTs के मिला के, क्योंकि मैंने अच्छे से NCERTs को रीड किया था और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करी थी. सो देवर ऑफ अराउंड 20 पेजेस, और इन 20 पेजेस को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया था. एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जब टाइम होता है तो उसके बीच में भी रिवाइज़ किया था, एंड इट लिटरली हेल्प्ड मी आउट. जब आपके नोट्स बन जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, फिर से PYQs पे जाना होता है. बट इस बार हम PYQs सॉल्व करने के लिए जाते हैं, ना कि उनको दोबारा से समझने के लिए. फर्स्ट टाइम जब आप PYQs की तरफ देखोगे तब तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, कि स्टेटमेंट बेस्ड हैं, फैक्चुअल हैं, किस तरीके के हैं. बट जब हम बाद में हमारे जब नोट्स बन जाएंगे, हम PYQ सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि ज्योग्राफी में आपके 15 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आपकी 15 मार्क्स की आती है, सिविक्स पहले कहते थे
अब सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन आया था सीटेट पेपर 2 में कि जिसको हम पहले सिविक्स कहते थे उसको अब हम क्या कहते हैं, तो उसको अब हम सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि सिविक्स का नाम बदल के सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस क्यों रखा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक्चुअल में सीटेट के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। Then pedagogy subject related is again of 15 marks. What I would say is geography आपकी मीडियम लेवल की आती है, नॉट सो ईजी नॉट सो डिफ़िकल्ट। हिस्ट्री आपकी डिफ़िकल्ट कैटेगरी में फॉल करती है एंड ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली है तो हिस्ट्री वैसे एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है। सिविक्स आपकी बहुत ईजी है, यहाँ पे आपके 15 में से आई वुड से 12+ मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी है। देन सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी भी बहुत इजी है, यहाँ पे भी आपके अगर आपने एनसीईआरटीज़ को रीड किया और कंसेप्ट समझ लिए हैं तो आपको 12+ मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ वेरी इजी। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल, वी विल सी इन डिटेल अबाउट जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी में हमें 3 बुक्स देखनी है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ऐसा नहीं है कि तीनों बुक्स को एक एक लाइन को आपको अच्छे से देखना है। इवन क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो 7-8 क्वेश्चन तो क्लास 6 की एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं, तो इस एनसीईआरटी को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। क्लास 7 और 8 की एनसीईआरटी से आपके 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं और क्लास 8 की एनसीईआरटी से आपके 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। तो रफली इन सबका एडिशन जो होता है 15 से 17 मार्क्स की। कभी कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो 1-2 मार्क्स आगे हो जाते हैं, लाइक कोई सब्जेक्ट कभी 15 मार्क्स का हो गया, कोई सब्जेक्ट कभी 17 का हो गया, तो दूसरे वाला जो सीडीबी का पोर्शन है या फिर से आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी है वहाँ से कम मार्क्स की आ जाएगी। तो अराउंड 15 to 17 मार्क्स की आपकी ज्योग्राफी आती है। क्लास 6 की एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें थोड़े से फैक्ट्स भी हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। फैक्चुअल है बट ईजी है, एक बार आपने समझा और आपके 7-8 मार्क्स कन्फर्म। नाउ लेट अस सी ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप पीवाईक्यूज़ देखो, क्योंकि अगर आपने रीड करना स्टार्ट कर दिया किसी भी नोट्स से या किसी भी बुक से तो आप कुछ भी रीड करोगे, कहीं पे भी अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि सीटेट का लेवल क्या है, सीटेट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ब्लाइंडली अगर आपको कोई कह देता है या फिर से मैं भी अगर आपको कह रही हूँ कि आप ये वाली बुक परचेज़ कर लो या फिर से ये वाले नोट्स पढ़ लो, तो वो गलत है। क्योंकि आई हैव सीन इट बाय माई सेल्फ डैट अरिहंत की जैसे मैंने बुक परचेज़ करी, आई स्टार्टेड रीडिंग इट और उसमें जो पोर्शन कवर्ड है, जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इतना डिटेल में, उस तरीके के क्वेश्चंस कभी नहीं आए सीटेट में और आगे आएंगे भी नहीं क्योंकि वो सिलेबस ही नहीं है। तो आप डिटेल में पीवाईक्यूज़ को देखो जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देन यू शुड गो बुक वाइज। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अगर आपने पेपर 2 डाउनलोड किया, पेपर 2 में आप देखोगे कि एसएसटी का पोर्शन है जो 60 मार्क्स का दिया हुआ है। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा पेपर 2 एसएसटी का एनालाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। आप पहले एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ देखो, चाहे आप ज्योग्राफी के देखो या किसी भी सब्जेक्ट के देखो। जब आप ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ देख रहे हो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा किस बुक से है, 6, 7, 8 की कौन सी बुक से है, बट एटलीस्ट आप एक रफ आइडिया लो कि किस तरीके के पीवाईक्यूज़ हैं। देन व्हाट यू शुड डू इज़ कि आपको ट्राई करना चाहिए कि आप पता लगा सको कि 6, 7, 8 की एनसीईआरटीज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फिर 6th की एनसीईआरटी में आपको फर्दर पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कौन सा पीवाईक्यू है। एंड आई नो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, सो आई हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर यू। मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जिसमें आई हैव स्टार्टेड विद क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जहाँ पे आप देखोगे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज़ दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी ली, उसको रीड करना स्टार्ट किया, उसको आप रीड करोगे तो आप उसके कंसेप्ट समझो, उन कंसेप्ट्स को समझो। देखो कि जो आपके पीवाईक्यूज़ हैं क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो देन दैट इज़ गुड, आपका वो सब्जेक्ट, आपका वो चैप्टर प्रिपेयर हो गया। फिर आप कंप्लीट कर लो इस बुक को, कंप्लीट 1 रीडिंग ले लो बुक की और लास्ट में आप क्या करो कि नोट्स बना लो उसके,
नोट्स आप लास्ट में बनाओ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे तो ये होगा कि आपने चैप्टर जैसे रीड किया, आपको यही नहीं पता था कि कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप बस रीड करते गए, आपने नोट्स बना लिए। अब आपके नोट्स में अगर यहाँ पे अगर 7 पॉइंट्स दिए हुए थे, आपने अपने नोट्स में 5 पॉइंट्स कवर करे, हो सकता है बाकी के 2 पॉइंट्स आपका पेपर आ जाता, पेपर में क्वेश्चन आ जाता। तो आप फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाना अवॉइड करोगे। ज्योग्राफी में मेरी साइड से आपके लिए ये हेल्प रहेगी डेट आई विल प्रोवाइड यू PYQs वीडियो बुक वाइज चैप्टर वाइज। तो इधर से आपको कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहो खुद तो देख सकते हो, एफर्ट्स करना चाहो डैट इज़ गुड, बट व्हाट आई विल डू इज़ कि आपको बुक वाइज चैप्टर वाइज PYQs विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। NCERTs की वीडियोज़ इफ़ यू विल डिमांड देन ओनली आई विल मेक, अदरवाइज व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप NCERTs खुद से रीड करो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाओ, कंसेप्ट्स को समझो, क्योंकि कंसेप्ट्स आपकी हेल्प करेंगे पेडागोजी में। सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो NCERTs की हेल्प से आएंगे। नोट्स आई विल प्रोवाइड यू बट नॉट नाउ, आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ आई विल प्रोवाइड नोट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड देन ऑल्सो आई वुड से कि आप NCERTs फिर भी रीड करो, क्योंकि नोट्स में सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना सही नहीं होगा जो NCERTs में ऑलरेडी गिवन है। नोट्स विल बी वेरी कंसाइज्ड एंड दे विल बी लाइक आपने रीड करे और आपके 15 में से 12+ मार्क्स ईजीली आ जाएंगे। बट स्टिल आई वुड से गो विद NCERTs, क्योंकि आपको CTET के बाद और पेपर भी देने हैं तो NCERTs तो रीड करनी ही होंगी। देन लेट अस सी हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके 2 पोर्शंस हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पार्ट्स हैं, डैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी 2 बुक्स हैं और ज़्यादा जो पोर्शन आता है ना वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। तो 7-8 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से आपके 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके 3 to 4 क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से आते हैं। इफ़ आई विल से हिस्ट्री ओवरऑल किस कैटेगरी में फॉल करती है, तो हिस्ट्री ओवरऑल डिफ़िकल्ट कैटेगरी में फॉल करती है, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स टू रिमेंबर। बट देन मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके प्रिडिक्टेबल हैं कि इसी एरिया से क्वेश्चन बनता है, तो इसमें मार्क्स स्कोर करना इजी हो जाता है कंपैरेटिवली। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री मीडियम लेवल में लगा लो या डिफ़िकल्ट कैटेगरी में लगा लो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं जिसको आपको डिटेल में समझना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर। सो आपकी हिस्ट्री में स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि आप PYQs देखो, बुक वाइज देखो, देन आप चैप्टर्स वाइज देखो और उन्हीं चैप्टर्स को रीड करो जिन चैप्टर्स में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। देन स्टार्ट रीडिंग NCERT फ्रॉम क्लास 6। क्लास 6 से इसलिए कह रही हूँ मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप सीधा 8th की बुक पढ़ते हो तो आपको पीछे की टाइमलाइन नहीं पता, और टाइमलाइन पता होना मे बी CTET के लिए इम्पॉर्टेंट ना हो बट बाकी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। तो पीछे जाने से बेटर होगा कि आप सीधा पढ़ना स्टार्ट करो 6th की, देन 7th की, देन 8th की। बट अगर आप सोच रहे हो कि हमें 6th और 7th की पढ़नी ही नहीं या फिर 8th की पढ़नी ही नहीं, तो फिर आप नोट्स का वेट करो। उन नोट्स में आई विल ट्राई फ्रॉम माई सेल्फ कि आपको कंसाइज मैनर में पूरी जिस्ट दे दिया जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। टाइमलाइन समझो, किसके बाद कौन सा रूलर आया, किस रूलर की क्या स्ट्रैटेजी रही, फिर आप PYQ सॉल्व करो। और PYQ सॉल्व करना ना 2 तरीके से इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपको पता चलता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल क्या है। सेकंड, आपके लिए PYQ सॉल्व करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि PYQ से ना आपको आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना उसका भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर आप कंप्लीट करो सारी बुक्स को 6th 7th 8th की, और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक में ही मार्क करो, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री के नोट्स बनाने स्टार्ट करे तो आप एक एक लाइन लिखोगे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। लास्ट में आप सिर्फ फैक्चुअल नोट्स बनाओ जो आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करोगे। So in history what I will do is that I will provide you PYQs chapter wise, book wise। NCERT की रीडिंग्स मे बी आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड, क्योंकि 4 NCERTs हैं, आप देख सकते हो कि टाइम कम है, वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, सो मे बी आई वोंट मेक, बट नोट्स आई विल प्रोवाइड यू आफ्टर 1 month। Now let us talk about social and political science। very easy, ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी इजी एंड स्कोरिंग। 6th 7th 8th की बुक्स हैं, 6th 7th 8th की बुक में से 6th की बुक में सिर्फ 1 चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे सब चैप्टर जो हैं वो आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं। तो जब आप NCERT पढ़ोगे 6th क्लास की, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं, और एक ही चैप्टर है आपका जो पंचायत पे बेस्ड है,
उसमें से आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से आपके 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे, यहाँ से आपके अराउंड 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं और यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी से। दिस ऑल फॉल्स इन ईजी कैटेगरी। तीनों बुक्स बहुत ईजी हैं, स्कोर करने वाली हैं, बट शर्त ये है कि जब आप बुक्स को रीड करो तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही है डाइवर्सिटी। कोई आपसे उस चैप्टर में ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि डाइवर्सिटी से मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी के आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दे देते हैं पेपर में और पूछते हैं कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर दिस आई वुड से यू शुड स्टार्ट विद सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। या तो आप स्टार्ट इसी सब्जेक्ट से कर लो या फिर आप इसको लास्ट में करो, क्योंकि सबसे ईजी सब्जेक्ट है आपका। देन सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस स्ट्रेटेजी वुड बी कि आप PYQs देखो, NCERTs रीड करो और NCERT रीड करते वक्त कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। अगेन आप PYQs सॉल्व करो। PYQs लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से गई है। इस तरीके से आप कंप्लीट कर दो बुक को और फैक्चुअल नोट्स बनाओ। लेट मी टेल यू कि अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो जब आप नोट्स बनाओगे ना सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस के, तो आपके 10 पेजेस से ज़्यादा के नहीं बनेंगे। कंप्लीट क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के NCERT के सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस के नोट्स सिर्फ 10 पेजेस के बनेंगे और इन 10 पेजेस में से ही आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो। दिस सब्जेक्ट इज़ ईजी। देन सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस में मैं आपकी इस तरीके से हेल्प करूँगी कि PYQs मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, NCERTs आई विल प्रोवाइड यू वीडियोज़, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हम वीडियो बनाएंगे। देन नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सब्जेक्ट पेडागोजी। अब सब्जेक्ट पेडागोजी में क्या होता है कि बच्चों को लगता है पता नहीं क्या पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों का तो ये बिलीफ है कि सब्जेक्ट पेडागोजी CDP से सिमिलर है। देन लेट मी टेल यू, PYQs उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन CDP का और सब्जेक्ट पेडागोजी का सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आएगी। सो वाई आई वॉज सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपको NCERTs रीड करनी है, क्योंकि NCERTs रीड करते वक्त ना जब आप कंसेप्ट को समझोगे तो वो कंसेप्ट आपके पेडागोजी में हेल्प करेंगे। What I will do is that I will provide you videos for PYQs। PYQs को आप खुद भी देखो। PYQs में ना कुछ रिपीटिंग टॉपिक्स हैं, उन रिपीटिंग टॉपिक्स पे जैसे कि मैप्स और ग्लोब्स हैं, इस पे से पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इसी चैप्टर में जब आप रीड करोगे मैप्स और ग्लोब का चैप्टर, तो आप खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो कि किस तरीके से कवर अप किया जा सकता है PYQs में से टॉपिक्स को। टॉपिक्स उठाओ, देखो कि कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में आप पढ़ के जाओ। आपके अराउंड 5 क्वेश्चंस तो PYQs के पास्ट ईयर पेपर में से ही निकल जाएंगे। देन NCERT की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब आप रीड करोगे तो ले लोगे, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। This was something that I did in my own exam and that's why I was able to score 55. बिकॉज सब्जेक्ट से पहले आपकी जो भी NCERT की बुक होती है ना, उससे पहले एक पेज होता है फॉरवर्ड का, इंट्रोडक्टरी नोट फॉर टीचर्स का, टीचर्स नोट का। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये 3-4 टॉपिक्स होते हैं। इसमें डिटेल में बुक्स में जो चीज़ें दी हुई है ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि एक टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा स्टूडेंट को। तो ये क्या है, ये आपकी पेडागोजी तो है। पेडागोजी में हम यही पढ़ते हैं ना कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, टीचर कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। तो ये चीज़ें आपकी NCERT की स्टार्टिंग में दी हुई है। अगर आपने सारी NCERTs के स्टार्टिंग के पोर्शन को कवर अप कर लिया तो आपके 7 मार्क्स फॉर श्योर यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। सो फॉर सब्जेक्ट पेडागोजी I will make PYQs video. I will also make videos for this portion because otherwise आप confused हो जाओगे कि आप सब्जेक्ट पेडागोजी कहाँ से करो, और we should not ignore it because 15 मार्क्स हमारे यहाँ से easily आ सकते हैं। Short notes I will provide you and you can easily target 12 to 13 plus over here। यहाँ पे आपके आराम से मार्क्स आ सकते हैं। So रफली आपको कितना टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में? हो सकता है आपको ये देख के थोड़ा सा डर लगे कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा, बट दिस इज़ प्रैक्टिकल। लुक, इन ज्योग्राफी वी हैव 3 बुक्स एंड यू हैव टू डिनोट अराउंड 15 डेज़। 15 डेज़ आपको ज्योग्राफी में करने पड़ेंगे। इन 15 डेज़ में आपकी तीनों NCERTs हो जाएंगी, PYQs भी हो जाएंगे और एक रिविज़न आपको करनी होगी।
15 डेज़ में आप एक बार रीड भी कर लोगे और एक बार रिवाइज़ भी कर लोगे ज्योग्राफी को। देन हिस्ट्री में आपकी 4 बुक्स हैं, जिसमें से एक बुक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो 20 डेज़ लगेंगे, जिसमें आप NCERTs भी रीड कर लोगे और PYQs भी रीड कर लोगे, एक बार गो थ्रू कर लोगे। मे बी यू वोंट बी एबल टू डू रिविजन, क्योंकि टाइम लगेगा टाइमलाइन को समझने में हिस्ट्री की। देन सोशल स्टडीज़ में आपके 10 डेज़ लगेंगे। इन 10 डेज़ में आप रीड भी कर लोगे NCERT को, PYQs भी सॉल्व कर लोगे और 2 बार रिविजन भी हो जाएगी और आपके 15 मार्क्स फॉर श्योर यहाँ से आ जाएंगे। सब्जेक्ट पेडागोजी में आपको सिर्फ 3 दिन लगेंगे। 3 ही चीज़ें करनी है, एक तो PYQs देखने हैं, दूसरा आपको NCERT का स्टार्टिंग का पोर्शन देखना है, थर्ड आपको देखना है कि जो NCERT हमने रीड करी थी उसमें पेडागोजी का क्या पोर्शन था। तो आपको सिर्फ 3 ही दिन लगेंगे और यहाँ पे भी आपके 15 मार्क्स फॉर श्योर हो जाएंगे। तो ये 30 मार्क्स आपके ईजी कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये 30 मार्क्स आपके मीडियम टू डिफ़िकल्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं। नाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट टू स्कोर 50+? नो, बिकॉज if I can score then you can easily score. And let me tell you, मैंने पूरा पोर्शन जो है इसका स्पेसिफिकली CTET का पेपर 2 का सिर्फ 1 मंथ में कवर किया था। सो आई वॉज एबल टू स्कोर 55 मार्क्स इन 1 मंथ। अगर आप 1-2 बार भी रिविजन कर लोगे, जिस स्ट्रैटेजी को मैंने बताया वो फॉलो कर लोगे, तो आपके 50+ मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। अगर आपके 50 मार्क्स सब्जेक्ट से आ जाते हैं और आपकी पेडागोजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, डेट इज़ CDP आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और लैंग्वेज की भी जो आपकी पेडागोजी है वो ज़्यादा ईजीली आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे 40 ही मार्क्स स्कोर करने हैं और आप पेपर क्लियर कर दोगे, सो हेयर यू शुड टारगेट मोर। यहाँ पे आप 60 में से जितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपको वो करने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट मी अगेन टेल यू हाउ आई वुड हेल्प यू। 2023 CTET के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ये पेपर आपको कहीं नहीं मिले होंगे जो इसी साल हुए थे। सो आई विल सॉल्व माई ओन पेपर विद यू एंड बाकी स्टूडेंट्स से ऑल्सो आई विल अरेंज, तो आपको 2023 के CTET पेपर मिल जाएंगे। PYQs की डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी। NCERTs की वीडियो इफ़ टाइम विल अलॉट आई विल फॉर श्योर ट्राई टू मेक वीडियोज़। Notes I will provide you 100% of all the subjects, but it will take some time. So if you have any doubt related to strategy or covering up of social and political science syllabus, then you should comment down below. Thank you for watching the video.